चलिए हम भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करते हैं। भारत के संविधान की चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए 2024 का आपने पीसीएस एग्ज़ाम देख ही लिए कि प्रीलिम्स कितना कठिन था, और इसलिए हम लोग पहले से 2025 की तैयारी करेंगे। उसके साथ हम लोग आरओ का टेस्ट भी देते रहेंगे, और आरओ का टेस्ट में जो होता है आपको बता दें कि डेली जो होता है कम से कम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो होता बनाए जाएंगे, और डेली जो होता आपका टेस्ट चालू रहेगा। तो पहले हम पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं। देखिए आपको खुला हुआ पॉलिटिक्स पीडीएफ मिलेगा आपको। पहले हम पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के देखिए भारतीय संविधान अगर पढ़ना होगा तो पहले आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना होगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब तक नहीं जानेंगे, भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमियाँ कहाँ से शुरू होती तब तक नहीं। देखिए वैसे तो हम बता दें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो होती है, कंपनी जो होता है 1765 में सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो होता प्राप्त करने के बाद ही जो होता है संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होगी थी। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1765 में, उन्होंने जो होता है बंगाल और बिहार और उड़ीसा के जो होता है दीवानी के जब अधिकार को प्राप्त कर लिया। इसमें भी पीडीएफ नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे। देखिए पीडीएफ इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपको जो होता है देखेंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप बताते रहेंगे, ठीक है। पढ़ाने के लिए तो हम पढ़ाए रहे हैं, अब बोर्ड पर पढ़ाना जो होता है हिंदी वगैरह चलता है, तो यहाँ पर जो होता है पीडीएफ आपको पढ़ाना जरूरी होता है। आप नोट्स भी बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पर बंगाल का अधिकार का नंबर, ब्रिटिश साम्राज्य की अगर विस्तार भारत में धीरे धीरे होने लगा था 1765 में। नोट कर लीजिएगा 1765 में जो होता है 1765 में जो होता है निकलने के बाद 1765 में उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले बंगाल को, ठीक है, फिर जो होता है बिहार को और उड़ीसा को, जब ये दीवानी अधिकार, तीन राज्यों के जब दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तब जो होता है ब्रिटिश सरकार जो होता है यहाँ पर संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और धीरे धीरे जो होता है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में धीरे धीरे होने लगता है, ठीक है। अगर यही हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की जो होता है नीतियों की 26 जनवरी 1950 में प्रभाव में आया था। जब भारत का प्रभुत्व, जब भारत इसका नीतियां कब हमें समझ में आया, जब 26 जनवरी 1950 को ये प्रभाव में आ गया। जब भारत में हम प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का परिवर्तन का प्रतीक था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि उन्होंने प्रारूप के अध्यक्ष के रूप में जो होता भूमिका का निर्माण किया था, और प्रारूप जो होता है 1946 से लेकर 1949 तक को संविधान सभा में शामिल भी रहे भीमराव अंबेडकर, जिनके जो होता विचार विमर्श हुआ था, और दो कालखंडों में जो होता बटा हुआ था, ठीक है। जो होता इसको हमने दो कालखंडों में बांट करके लिखा था। पहला जो था कंपनी का जो था शासन के अधीन संवैधानिक विकास कौन कौन थे, कंपनी का शासन और क्राउन का शासन। क्राउन का मतलब होता है सम्राट का शासन, समझ रहे हैं। यहाँ देखेंगे लिखा गया है आपको कंपनी का शासन और क्राउन का शासन। कंपनी का शासन का मतलब होता है, क्राउन का शासन मतलब होता है कि ब्रिटिश सम्राट का शासन, ठीक है। कब ब्रिटिश सम्राट का शासन चला, कब क्राउन का शासन चला। कंपनी शासन 1773 से लेकर के 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन का जो था ढांचा की स्थापना की गई थी। और ब्रिटिश शासन कब से कब चला, 1858 से लेकर 1947 तक जो था वो ब्रिटिश प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण के बारे में प्रशासनिक परिवर्तन हुए थे। तो इसमें जो था क्राउन शासन देखेंगे 1600 की बात करते हैं, कब से कब शुरू हुआ था क्राउन शासन, हमने आपको बता दिया 1773 से लेकर के 1758 तक जो होता है कंपनी का शासन चला। 1858 तक, ठीक है। 1773 से लेकर के 1858 तक कंपनी का शासन चला, और जो होता है 1858 तक, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ 1947 तक जो था वो ब्रिटिश सरकार का शासन था, ब्रिटिश काउंट का चला था। 1600 में आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत में व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत अंग्रेजों का आगमन हुआ था 1600 में। 1773 से 1758 में रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें पढ़ना पड़ेगा 1773 का रेगुलेटिंग पढ़ाएंगे। समझौता अधिनियम 1781, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम एक्ट जो होता 1813, 1833 और 1853, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम जो होता है, यहाँ पर देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 से क्राउन शासन की शुरुआत होती है। किसकी? क्राउन शासन। 1858 से जो होता है क्राउन शासन की जो होती है शुरुआत हो जाती है, ठीक है। 1861 में देखेंगे यहाँ पर
देखिए 1857 में जो होता, देखिए कहाँ, जब कानून शासन की तब शुरुआत होती है जब 1857 का विद्रोह होता है। 1857 का विद्रोह होता है तब कंपनी का शासन का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अगर 1857 का विद्रोह नहीं होता तो कंपनी का शासन तब तक चलता। लेकिन जो होता है ब्रिटिश रानी ने जो था, वहाँ की महारानी ने जो होता है अपने हाथ में ले लिया था ब्रिटिश यहाँ के कंपनी का शासन को जो था। तो 1857 विद्रोह में सबसे बड़ी भूमिका थी कि कंपनी का जो था अंत किया। और फिर 1858 से जो होता है सम्राट ने जो होता है भारत की बागडोर अपने सीधे अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, यहाँ पर जो होता है 1757 का विद्रोह होता है, शुरू होता है और 1858 तक जो होता है चलता है, मतलब 58 तक जो होता है ख़त्म होता है। इसके बाद कंपनी के शासन जो होता है, लॉर्ड कैनिंग जो होता है ये घोषणा पत्र सुनाया था, कहाँ पर, इलाहाबाद के नैनी में। ठीक है, 1858 शुरू होता है। फिर 1861 में होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 शुरू होता है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1919, फिर भारतीय अधिनियम जो होता है 1935, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1858 से 1947 तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलेंगे हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, ये अधिनियम जो होता है 1935 जो दिखाई दे रहा है, भारत के संविधान जो होता है अधिनियम 1935 से जो होता है 60 से 65% से एबव जो होता है इसी का नकल करके बनाया गया। ठीक है, अधिनियम कहा जाए कि किस अधिनियम का जो होता भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, तो कह दिया 1935, कोई गलत नहीं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत जो होता है ये प्रारूप जो होता है यहाँ पर तैयार किया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो चलेंगे देखेंगे यहाँ पर जो होता है, पहला हम शासन देखेंगे 1773 का। अब देखेंगे 1773 का शासन, कंपनी का शासन जो होता है 1773 में क्या क्या चला। तो कंपनी शासन 1773 की व्यापारी की बात करेंगे हम लोग, देखेंगे अब जो 1773 है, इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो होता पारित हुआ था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग जो थे गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ पर बात होती है कि क्यों जो होता है ये किस लिए बनाया गया था, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए बना था यह बताएंगे। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है, सीधा सीधा बात कर दें कि भारत में जो था संवैधानिक विकास का पहला मील का पत्थर जो था साबित हुआ था, ये भी कहा जाता है। अगर भारत के संवैधानिक विकास का पहला मील का पत्थर कब साबित हुआ था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ थे, मील का पत्थर साबित हुआ था। गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। उद्देश्य क्या था इसका, 1773 का रेगुलेटिंग का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अभी उद्देश्य नहीं बताया गया, ठीक है, सारी चीज़ नहीं यहाँ पर PDF में दिया जा सकता। ठीक है, जो हम लोग किताब का रिसर्च करते हैं वो अलग चीज़ होती है, PDF में जो होता है बच्चों को जो दिया जाता है सब इम्पोर्टेंट चीज़ दे दिया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो PDF में सारे नहीं मिल पाती। ठीक है, NCERT वगैरह बुक की तो हम लोग निकाल के यहाँ PDF बना दिया जाता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है, ये कंपनी में जो होता कम व्याप्त जो कुप्रशासन था और भ्रष्टाचार था उसको दूर करने के लिए हमने किया था। तो इसका उद्देश्य था 1773 का एक चीज़ की जो होता कंपनी में जो होता था भ्रष्टाचार। ठीक है, कंपनी में जो होता भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए हमने जो होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट प्राप्त हुआ। इसके माध्यम से ब्रिटिश संसद जो था पहली बार जो था भारत के मामलों में हस्तक्षेप किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के मामलों में पहली बार जो होता है हस्तक्षेप कब किया गया था, 1773 का ही माध्यम बना था। 1773 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने जो होता भारत में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। उसके पहले भारत की जो था कंपनियां, ब्रिटिश सरकार थी कंपनियां, लेकिन कोई जो होता हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो था भारत में जो था उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। अब ये देखिएगा कि PCS एग्जाम में बहुत डीपली क्वेश्चन जा रहा है, गहराई से जा रहा है, इसलिए सारे क्वेश्चन इसमें देखेंगे। जो चीज़ नहीं लिखा गया उसमें भी हम बताएंगे कि इसमें जो होता PM उस समय कौन थे। अब क्वेश्चन पूछा जा सकेगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री जो था कौन थे, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाता, तो बताना पड़ेगा लॉर्ड नॉर्थ। नोट करेंगे, नोट करते रहिए, लॉर्ड नॉर्थ, नोट करिए, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, उस समय जो था ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है,
ये पीडीएफ मत देखिएगा, जो हम नोट्स बनवा रहे हैं उस नोट्स पर रहें, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पीडीएफ पे जो होता है आपको पीडीएफ आपके सामने खुला है वो ठीक है, क्योंकि जो नोट्स हम बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा अमल करिए और उस पर लिखते रहिए, ठीक है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। नोट कर लीजिए प्रधानमंत्री। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। उस एक्ट के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। नोट करिएगा उद्देश्य क्या था 1773 का उद्देश्य था, उद्देश्य नोट करेंगे, कंपनी में व्याप्त कुप्रशासन और भ्रष्टाचार को दूर करना सबसे बड़ा उद्देश्य था यहाँ पर, ठीक है। कंपनी में प्रशासन और भ्रष्टाचार को दूर करना सबसे बड़ा था, ठीक है। दूसरी बात, यहीं पर भारत में जो होता है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, ठीक है। इसी जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो होता है केंद्रीय प्रशासन, देखिए यहाँ लिखा गया केंद्रीय प्रशासन न था, केंद्रीय की शासन की नींव रखी गई थी। नोट करेंगे केंद्रीय शासन की जो होता है नींव रखी गई थी। हमने कहा कि प्रथम ब्रिटिश इंग्लैंड भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण शुरू हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर जो होता है ब्रिटिश नियंत्रण जो होता है यहाँ पर क्या हो गया, शुरुआत हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को जो था नियंत्रित और जो था विनियमित करना था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण और विनियमित करना था। केंद्रीय प्रशासन की नींव जो होता है यहाँ पर रखी गई थी, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। कंपनी की भूमिका क्या रहेगी? कंपनी की जो भूमिका थी वो कंपनी राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार को मान्यता दे दी गई, ठीक है। कंपनी के जो होता है राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार को क्या कर दिया गया, मान्यता दे दी गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में घटना हुई थी। और गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल की नियुक्ति, जो बंगाल का गवर्नर था उसका पदनाम बदल करके हमने क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, ठीक है। गवर्नर जनरल कहलाता था, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल का जो था उसका पदनाम हमने बदल कर दिया। अब हम वो जो था गवर्नर जनरल जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और उसके सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद जो होता है नियुक्त किए गए थे। 4 सदस्यीय जो होता है कार्यकारी परिषद जो नियुक्त किए गए थे। अब देखेंगे जो 4 कार्यकारी परिषद जो था नियुक्त किए गए थे, इसके बाद जो होता है उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में जो था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 अधिनियम में किया गया। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यहाँ पर देखेंगे, अच्छा, एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। आप मुख्य न्यायाधीश का नाम लिखिए, मैं बता रहा हूँ मुख्य न्यायाधीश का आप नाम लिखेंगे। जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे। नोट करेंगे जो मुख्य न्यायाधीश थे, नोट करिए मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। नोट करेंगे जो मुख्य न्यायाधीश, देखिए मुख्य न्यायाधीश का नाम बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। और अन्य जो होते न्यायाधीश के कौन थे, इनके साथ जो होता एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। उनका नाम आप नोट कर लीजिए, जज चैम्बर्स लेमेंटर, देखिए जज चैम्बर्स जो था, और लेमेंस्टर, नोट करेंगे लेमेंस्टर, और भी नोट करेंगे आप हाइट, कौन था, हाइट। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश जो था जज सर जो था एलिजा एम्पे थे, और अन्य न्यायाधीशों में जो होता था जज चैम्बर्स थे, लेमेंस्टर थे और हाइट थे। ये 3 जो था न्यायाधीशों की जो था अन्य न्यायाधीशों की जो था नियुक्ति की गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा जारी जो था कंपनी सरकार का नियंत्रण हो गया था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के जो था क्या हुआ था, नियंत्रण हो गया था। तो 3 न्यायाधीश का नाम रखेंगे। निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निजी व्यापार पर क्या कर दिया गया, 1773 में निजी व्यापार अब नहीं कोई कर सकता है, प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के कर्मचारियों के किसी भी प्रकार का निजी व्यापार और मूल निवासियों में उपहार और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। यह रिश्वत लेना पर जो होता क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कंपनी जो होता किसी को उपहार और रिश्वत नहीं ले सकती थी, यहाँ पर भी जो होता इसके क्या कर दिया गया, प्रतिबंध यहाँ पर भी लगा दिया गया था। चलेंगे देखेंगे इसमें प्रतिबंध में जो होता है, अब कोई भी कंपनी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो होता है समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है कि निजी व्यापार पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में लगाया गया था। कंपनी के कर्मचारियों को जो होता है किसी भी
अगर किसी भी प्रकार का निजी व्यापार पर जो था व्यापार करने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल निवासियों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस पर जो था अमल करिएगा कि मूल निवासियों जो था उपहार या रिश्वत लेने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरी लाइन बताता है कि ब्रिटिश नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब कंपनी के शासन की निकाय। अब देखेंगे इसके माध्यम से क्या कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सशक्त हो गया था। ठीक है, जो कंपनी होती थी ब्रिटिश सरकार उस पर नियंत्रण क्या कर दिया, सशक्त कर दिया। अब कंपनी के लिए भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। कंपनी अब तक तो अपनी मनमानी करती थी, लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो था अब कंपनी को क्या कहे, कितना राजस्व आता है भारत में, उसके वहाँ के नागरिकों के बारे में, सैन्य मामले की जानकारी, पूरे के पूरे मामले जो था ब्रिटिश सरकार को अब क्या कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया, देना क्या कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया। नोट करते रहेंगे, ये पॉइंट जो बता रहे हैं सारे पॉइंट को नोट करते रहेंगे, एक नोट्स बनाएंगे। ठीक है, एक नोट्स बनाइएगा उसमें, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन जो होता आसानी से। प्रेसिडेंसी की अधीनता किसकी चली गई, बम्बई और मद्रास के जो था प्रेसिडेंस के गवर्नर को जो था बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। अभी हमने शुरू में बता दिया, जो बंगाल के गवर्नर थे और मद्रास के गवर्नर थे, बंगाल और मद्रास के गवर्नर जो थे, दोनों गवर्नर को जो होता क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। किसके, बंगाल के गवर्नर जनरल के जो था अधीन कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो होता, अधीन कर दिया गया इसमें जो होता है। इसके बाद जो होता क्या किया, और तीनों प्रेसिडेंसियाँ एक दूसरे से क्या हो गई, स्वतंत्र थी। जबकि पहले तीनों प्रेसिडेंसियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र थी, अब तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रह गई, अर्थात बंगाल और मद्रास अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था। ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चाहे आप प्रीलिम्स लिखें, चाहे आप मेंस लिखें, चाहे आप समीक्षा दें, चाहे आरओ दें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नोट्स आप बनाते रहिएगा, एक भी क्वेश्चन जो होता है इसमें से छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अब आता है 1781 का जो था संशोधन एक्ट। 1781 का जो था संशोधन अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता। उस समय गवर्नर, जब 1781 अधिनियम पारित हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। नोट करेंगे, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, आपको बता दें रेगुलेटिंग एक्ट 1781 जो होता है क्यों आया था, तो आपको बता दें 5 जुलाई 1781 में आया था। नोट करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नहीं हमने बताया कि नहीं लिखा गया है। 5 जुलाई 1781 में पारित हुआ था। नोट कर लीजिए, जो पॉइंट बता रहे हैं वो तो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, सारी चीज़ पीडीएफ पे नहीं मिलते हैं, हमने आपको पहले बता दिया कि जो टीचर के दिमाग से निकलता है वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, कहाँ जो होता भंडार होते हैं वहाँ से निकलते रहेंगे आपको क्वेश्चन जो होता है। तो यहाँ पर जो होता पीडीएफ में हम नहीं, पढ़ते रहिए, बस लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए कि 1781 का संशोधन अधिनियम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। 5 जुलाई 1781 को जो होता है इसे पारित कर दिया गया। 5 जुलाई 1781। इसका उद्देश्य क्या था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों का संतुलन करना था। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होगा और गवर्नर जनरल दोनों के बीच जो शक्तियां थी, इनके दोनों शक्तियों के बीच में जो होता था संतुलन करना था, क्योंकि दोनों को क्या कहते, टकराव होता था। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल दोनों शक्तियों के बीच में टकराव होते थे, इसलिए जो होता 1781 संशोधन अधिनियम इसलिए लाया गया कि दोनों के बीच जो होता है क्या कर जाए, संतुलन बनाया जा सके। दोनों के बीच जो होता संतुलन बनाने के लिए जो होता किया गया। दूसरी चीज़ होता है, इसका नाम जो था 1781 को संशोधन अधिनियम का एक नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, ये तो आपको पता है, लेकिन एक और भी नाम इसको दिया जाता है। ठीक है, एक और नाम भी दिया जाता है, उसको नोट करेंगे, नोट करिए, मैं बता रहा हूँ, नोट करिए। उसे क्या कहा जाता, अमेंडिंग एक्ट कहा जाता, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। नोट कर दे, अमेंडिंग ऑफ, ठीक है, एक्ट 1781, इसका नाम है अमेंडिंग। देखिएगा, ये समीक्षा अधिकारी का पेपर बता रहा है आपको। ठीक है, समीक्षा अगर पढ़ना है तो नोट करना पड़ेगा, अमेंडिंग ऑफ एक्ट 1781। इसका एक नाम और भी बोला जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है डिक्लेरेटरी एक्ट, डिक्लेरेटरी एक्ट।
नोट करिए, डिक्लेरेटरी एक्ट, ठीक है, डिक्लेरेटरी एक्ट भी कहा जाता है। 1781 संशोधन अधिनियम को गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है, 5 जुलाई 1781 को पारित किया था, ठीक है। इसका नाम अन्य नाम से इसे डिक्लेरेटरी एक्ट कहा जाता है या इसे अमेंडिंग ऑफ एक्ट 1781 नाम दिया गया, ठीक है, 1781 नाम दिया गया। अब देखिए कलकत्ता सरकार अब इसमें क्या करी, जो कलकत्ता की सरकार थी, ठीक है, जो कलकत्ता सरकार थी अब यहाँ पर क्या करी, बंगाल के साथ साथ जो होता था बिहार और उड़ीसा के हेतु भी विधि जो होता बनाती थी, ठीक है, विधि बना सकती थी। जो कलकत्ता में सरकार थी अब वो क्या करते सकती थी कि बिहार में जो होता और बंगाल दोनों को जो होता है विधि अर्थात कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, अर्थात विधि बना सकती थी। यहाँ की जो होता है कैसे कंपनी का संचालन हो क्या हो उसके लिए जो होता है विधि जो होता है बनाने का अधिकार जो होता है जिसमें दे दिया गया 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो होता है दे दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो गवर्नर जनरल अब जो होता परिषद, गवर्नर जनरल पहली हेडिंग क्या कहता है, गवर्नर जनरल और परिषद की। जो गवर्नर जनरल परिषद को उसके आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से छूट दे दी गई, ठीक है। क्या कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से क्या कर दिया गया, छूट दे दिया। गवर्नर जनरल को जो परिषद में उसके आधिकारिक क्षमता जो थी अब तक सुप्रीम कोर्ट नियंत्रण करता था उस पर, अब उसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से क्या कर दिया गया, छूट कर दिया गया। राजस्व मामले की बात करते थे, दीवानी मामलों में लगान वसूली से उत्पन्न होने वाले मामलों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र से बाहर रख दिया गया। अब तक जो होता उसका उच्चतम न्यायालय के अधीन रहता था, अब इसमें क्या कर दिया गया कि राजस्व मामले जो था जो वसूली होती थी राजस्व मामले में उस पर जो होता उच्चतम न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र से क्या कर दिया, बाहर रख दिया गया। यहाँ पर क्या कर दिया गया, बाहर यहाँ पर रख दिया गया। और भी जो होता है इसमें क्या कर दिया गया, जो पर्सनल लॉ था, पर्सनल लॉ जैसे न्यायालय को प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानून के अनुसार सुनवाई करनी होगी, ठीक है। न्यायालय के जो होता प्रतिवादियों के जो होता व्यक्तिगत कानून के अधिकार के जो होता व्यक्तिगत कानून के अनुसार ही जो होता सुनवाई करनी होगी। दूसरा जो होता अर्थात हिंदुओं पर हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा, मुसलमानों पर मुसलमानों के कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। नोट करिए 1781 में किया गया, किस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया कि हिंदुओं को हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून के अनुसार जो होता मुकदमा चलाएगा। 1781 अधिनियम या अमेंडिंग एक्ट, अमेंडिंग ऑफ एक्ट 1781 अधिनियम या डिक्लेरेटरी अधिनियम या डिक्लेरेटरी एक्ट के तहत जो होता है हिंदुओं पर हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया गया और मुसलमानों पर जो होता है मुस्लिम कानून के अनुसार मुकदमा चलाया गया, ठीक है। पर्सनल लॉ इसलिए कहता है कि पर्सनल लॉ में कि न्यायालय ने व्यक्तिवादियों को व्यक्तिगत कानून के अनुसार सुनवाई करना होगी, व्यक्तिगत कानून के अनुसार। ये नहीं होगा कि हिंदू का अलग हिंदू, अब जो होता है ऐसा नहीं, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग जो होता है कानून की नज़र में एक समान है, ठीक है। दूसरी चीज़ थी अपीली जो होता प्रांतीय न्यायालय को जो होता गवर्नर जनरल परिषद की जो होता गवर्नर जनरल ऑफ इन काउंसिल की जा सकती है, ना कि उच्चतम न्यायालय में की जा सकती। जो अपीली न्यायालय जो थे, अपीली प्रांतीय न्यायालयों की जो होती थी अपीलें, वो केवल गवर्नर जनरल परिषद में ही की जा सकती थी, ना कि आप उच्चतम न्यायालय में करेंगे, ठीक है, यहीं पर किया जा सकता, उच्चतम न्यायालय में नहीं किया जा सकता था। दूसरी चीज़ होती थी अधिनियम में, इस अधिनियम में क्या हुआ, इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को परिषद का प्रांतीय न्यायालय और परिषदों के लिए नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम में क्या हुआ, गवर्नर जनरल को जो था परिषद जो था गवर्नर जनरल की जो था परिषद को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के नियम बनाने का जो था पूरा क्या कर दिया गया, अधिकार दिया गया। कहने का मतलब इस अधिनियम के क्षेत्र परिभाषित करके कार्यपालिका और न्यायपालिका को अब जो था अलग करने का प्रयास प्रथम था। बस इतना नोट करेंगे, नोट करिए, मेरी पॉइंट नोट करिए। यहाँ पर अगर ये पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं आप नोट करिए, एक सरल पॉइंट नोट करिएगा कि इस अधिनियम में भारत क्षेत्र को यह कह दिया जाए भारत के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करके कार्यपालिकाओं और न्यायपालिकाओं को अलग करने का प्रथम प्रयास था। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का जो था प्रथम प्रयास था 1781 कि कार्यपालिका को अलग कर दिया जाए और न्यायपालिका को अलग कर दिया जाए, ये प्रथम प्रयास उसमें रखा गया था, ठीक है। फिर इसके बाद जो होता 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आते हैं, 1784 चलेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे
गवर्नर जनरल यहाँ का कौन थे? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। 1784 का जो था पिट्स इंडिया एक्ट में बता दे, गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग थे। पीएम का नाम लिखना चाहते उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लिख सकते हैं विलियम पिट। कौन थे? विलियम पिट। नोट करिए, जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। विलियम पिट नोट करिएगा भाई। पीसीएस के पेपर आप देख ही लिए तो डर थोड़ी सी बनेगी, इसलिए जो था हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। डेट वाइज पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ने का कोई औचित्य नहीं। तो विलियम पिट, ठीक है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे और विलियम पिट जो होता था पीएम थे, ठीक है, वहाँ के। उन्होंने क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था उसमें कमियों को सुधार करने के लिए और भारतीय क्षेत्र के प्रशासन में जो था कुशल और जिम्मेदार बनाने हेतु जो होता ये 1784 का एक्ट लाया गया था, ठीक है। जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो था सुधार करने के लिए और जो होता है तो भारतीय जो होता है सुधार करने के लिए और भारतीयों को जो था एक जिम्मेदार बनाने हेतु और प्रशासन में कुशल के बनाने हेतु इसका जो था 1784 का एक्ट जो था पारित हुआ था। कार्य का विभाजन की हम की बात करते हैं कि कार्य का विभाजन कंपनी, व्यापारिक और राजनीतिक को जो था अलग कर दिया गया। व्यापारी अलग चीज़ होंगे, राजनीतिक कार्य जो था अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। कार्य का विभाजन जो था, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी बताएंगे, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी बताएंगे, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी बताएंगे, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बताएंगे। ये मिलान करने के लिए आएगा, नोट कर लीजिए। समीक्षा अधिकारी और आरओ का अगला पेपर है आपका, तो क्वेश्चन आएगा प्रशासनिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी, न्यायिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी, चारों राजधानियों के नाम कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्या कहा जाता है। तो दोहरे यहाँ पर जो होता है व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसका मतलब हो जाएगा कि दोहरे शासन प्रणाली शुरू हो गया था, दोहरा शासन का प्रणाली। इसका मतलब क्या हो गया कि दोहरा शासन प्रणाली शुरू हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वैध शासन प्रणाली में देखा जाएगा। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है यहीं पर, द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत होती है, देखेंगे। नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक क्रियाकलापों को प्रबंधन करने, भारत में जो था नागरिक और सैन्य शासन और ब्रिटिश संपत्तियों को लगान संबंधी सभी क्रियाकलाप की निगरानी और निर्देशन के लिए स्थापित किए गए थे नियंत्रण बोर्ड। दो चीज़ें होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, बोर्ड ऑफ, देखिए व्यापारी के लिए जो अलग था, यहाँ देखिए लिखा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लिखा गया है, व्यापारिक क्रियाकलापों को प्रबंधन करने के लिए स्थापित किया गया था। कोर्ट नोट करिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको लिखना चाहिए, बोर्ड ऑफ, चलिए आप वहाँ पर कोर्ट था लेकिन अब हम लिखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ, आप मत समझिएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लिखा गया है तो एग्जाम में पूछ दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो आप वही बात है, ठीक है, चाहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लिखे चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, एक ही बात है, कोर्ट को या बोर्ड, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहिए या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था व्यापारिक क्रियाकलापों को प्रबंधन करने के लिए स्थापित किया गया था, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था राजनीतिक जो होता मामलों हेतु बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नोट कर सकते हैं, कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये जो होता था राजनीति के लिए था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक क्रियाकलापों को प्रबंध करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। व्यापारिक दोनों को नोट करिए। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए था। कुल 6 सदस्य थे, कोरम के लिए 3 सदस्य बनाए गए थे। कुल 6 सदस्य थे, कोरम के लिए 3 सदस्य बनाए गए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अगला नोट करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था और राजनीतिक मामलों हेतु बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था वो राजनीतिक मामले के लिए बनाया गया था। अब देखेंगे क्या ब्रिटिश संपत्ति जो होता था, ब्रिटिश संपत्ति जो था भारत में जो था कंपनी को क्षेत्र में पहली बार ब्रिटिश शासन की संपत्ति कहा गया था, ठीक है। भारत में कंपनी के क्षेत्रों में पहली बार जो होता था भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था, ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया गया, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या करेंगे, कब्जा करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, नियंत्रण होता चला जाएगा। देखिए पहली बार जो था कंपनी को जो था, जब पहली बार था जब कंपनी के ब्रिटिश अधिकार दे दिया गया, ठीक है। पिट्स एक्ट लागू करने के लिए जो होता है एक अधिनियम लागू किया गया, पिट्स एक्ट, नोट कर लीजिए,
नोट करेंगे। पीट्स एक्ट लागू करने हेतु लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था को संसद द्वारा नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो था संसद द्वारा नियुक्त किया गया था। नोट कर सकते हैं, पीट्स एक्ट जो था, पीट्स एक्ट लागू करने हेतु लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो था संसद के द्वारा जो था नियुक्त किया गया था। संसद के द्वारा वहाँ पर क्या कर दिया गया था, नियुक्त किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन आते थे? जैसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यहाँ पर लिखा गया, नोट कर लीजिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन आते थे। नोट करिए, भारत के वित्त मंत्री, भारत का जो होता था वित्त मंत्री आता था। नोट करेंगे वित्त मंत्री, नोट करिए, भारत का वित्त मंत्री, भारत का मंत्री, भारत का मंत्री, 4 प्रिवी काउंसिल। नोट करेंगे, भारत का वित्त मंत्री, भारत का मंत्री तथा 4 प्रिवी काउंसिल। 4 प्रिवी काउंसिल जो होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत आते थे। 4 प्रिवी काउंसिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत आते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहिए, ठीक है। अब जान गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक क्रियाकलापों को प्रबंधन स्थापित करने के लिए बनाया गया दो शासन प्रणाली में। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता, कोर्ट ऑफ कंट्रोलर जो होता या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होता था वो राजनीतिक मामलों के हेतु के लिए बनाया गया था। राजनीतिक मामलों के हेतु के लिए बनाया गया था। तो दोनों जो होता है इंपॉर्टेंट है, दोनों जो होता है यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते अगला अधिनियम जो चलते हैं हम लोग, अगला अधिनियम लिखेंगे 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, नोट करेंगे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के नियुक्त किया गया था। नोट करेंगे, ठीक है। बंगाल का जो था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, ठीक है। अधिरोहण प्राधिकरण जो था, बात करें विशेष मामलों में अपने परिषद निर्णय को बदलने की शक्ति दी गई थी। जो विशेष मामले थे वह अपने निर्णय में, ऐसा अपनी परिषद निर्णय को जो होता बदलने की जो होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो होता शक्ति दी गई थी। कहने का मतलब था कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ के तौर पर जो होता है यहाँ पर नियुक्त किया गया था। गवर्नर जनरल जो था विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद को निर्णय को जो था रद्द करके खुद के निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। इसको कहने का मतलब होता है अपने से खुद जो होता निर्णय लेने का अधिकार जो होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दिया गया गवर्नर जनरल के, ठीक है। कोई निर्णय जो था उसे रद्द भी कर सकता था और जो होता था नया निर्णय जो होता नया उस पर कानून जो होता क्या कर सकता था, बना सकता था। ऐसा निर्णय 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा वहाँ पर दी गई थी। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद जो होता है 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1793, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बात ज़्यादा विस्तार करें, जो इम्पोर्टेंट होती नहीं पूछा जाता, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो गवर्नर जनरल जॉन शोर है, देखिए मिलान करने के लिए आएगा, क्रोनोलॉजी आया था ना, जितना भी रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था किसके कौन गवर्नर जनरल थे सारे नोट करते रहेंगे, सारे जो होता नोट करते रहेंगे यहाँ पर। तो गवर्नर जनरल यहाँ पर कौन था? जॉन शोर गवर्नर जनरल था। यहाँ पर देखेंगे 1793 कंपनी जो होता 20 वाणिज्य विशेषाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। जो वाणिज्य विशेषाधिकार था, जो व्यापार होते थे उस व्यापार वाणिज्य विशेषाधिकार मतलब जो कंपनी व्यापार करती थी उस व्यापार को जो होता अगले 20 वर्ष के लिए जो होता बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब होता 1793 से लेकर के 1813 तक चला, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो कब तक चलेगा? 1813 तक। 20 वर्ष के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया गया? यहाँ पर बढ़ा दिया गया। सभी सदस्य कर्मचारी भुगतान भारतीय राजस्व से जो होता दिया जाने लगा। जितने कर्मचारी कार्य करते थे सभी गवर्नर जनरल प्रेसिडेंट्स को, ठीक है, जितने भी यहाँ कर्मचारी कार्य करते थे सभी कर्मचारियों को जो होता है भुगतान जो करना होता था वो भारत के जो था भारतीय कंपनी होता भारतीय राजस्व दिया जाने लगा। पहले ऐसा नहीं था। अब जो भारतीय राजस्व एकत्रित होता था तो जब कंपनी में जो कर्मचारी कार्य करते थे ब्रिटिश कंपनी में वो सबका भुगतान जो था अब सीधे सीधे बात होती थी भारतीय राजस्व के द्वारा दिया जाने लगा, अर्थात भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। यह व्यवस्था अधिनियम 1919 तक जारी रही। 1793 से लागू हुआ था और आपको बता दें 1793 में ये व्यवस्था लागू हुआ था, 1919 तक जो होता ये जारी रही, 1919 तक जो होता जारी रही। नोट करेंगे 1919 तक जारी रही, ठीक है। कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य नहीं रहा। जो कमांडर इन चीफ था
वो गवर्नर जनरल था जो था वो काउंसिल ऑफ जो होता काउंसिल का सदस्य अब नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे पॉइंट क्या बताया जाता है, थोड़ा से हमारा ही पॉइंट नहीं पढ़िए, जो पॉइंट बताया गया उस पर भी थोड़ा चर्चा करिए विस्तारित से। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसकी परिषद पर दी गई आदिवासी जो था अधिभावी शक्तियाँ, ठीक है, को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक जो होता क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। भविष्य के सभी गवर्नर जनरल जो थे और प्रेसिडेंसी गवर्नर थे उनको क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। अधिकार में वृद्धि हुई। गवर्नर जनरल को जो था बम्बई और मद्रास के अधीनस्थ प्रेसिडेंसों की सरकारों को अधिक शक्तियां और नियंत्रण दिया गया था। ठीक है, अधिकार में वृद्धि हो गई। जो गवर्नर जनरल बम्बई के गवर्नर जनरल को जो था बम्बई और मद्रास के जो अधीनस्थ प्रेसिडेंसी की सरकार पर जो था, इन दोनों सरकारों पर जो होता है अधिक शक्तियां और नियंत्रण क्या कर दिया, दे दिया गया था। ठीक है, व्यापारिक अधिकार जो था भारत में व्यापारिक अधिकार को एकाधिकार को 20 वर्षों तक क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया। अभी हमने बताया कि कंपनी ने क्या कर दिया, जो एकाधिकार जो था व्यापारिक एकाधिकार था उस कंपनी ने जो था उसे 20 वर्षों के लिए जो क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 20 वर्ष के लिए जो बढ़ा दिया। इसके बाद हमने आपको बताया कि परिषद का सदस्य, जो परिषद का सदस्य था कमांडर इन चीफ, मतलब जो बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया था, बंगाल का कमांडर इन चीफ को, वो गवर्नर जनरल परिषद के जो होता सदस्य तक तब तक ना माना जाए जब तक उसके सदस्य के रूप में नियुक्ति ना किया जाए। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य उसे तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक उसे सदस्य के रूप में क्या कर दिया जाए, नियुक्त ना किया जाए। ये भी इम्पोर्टेंट है। वित्तीय प्रावधान का मतलब नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सदस्यों और उनके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अब भारतीय राजस्व से किया जाने लगा। हमने क्या बताया, हमने यही बताया कि जब अब जो होता है जो नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं और उनके कर्मचारी हैं, अब इनका भुगतान जो होता है सीधे सीधे भारतीय राजस्व से किया जाने लगा। कहाँ से, भारतीय राजस्व। 1793 रेगुलेटिंग एक्ट, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इसके बाद जो होता है 1813 का चार्टर अधिनियम आता। 1813 का चार्टर, 1813 का चार्टर अधिनियम जो होता था बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इस भी क्वेश्चन है। आप एक पॉइंट पहले नोट करिए, आप पॉइंट नोट करेंगे, पॉइंट नोट करिए, हेडिंग डालिए 1813 का चार्टर एक्ट। गवर्नर जनरल आप लिख लीजिए वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, हमने ये पॉइंट देखिए लिखाया गया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर भारत में व्यापार करने की छूट ब्रिटिश व्यापारियों को दे दी गई थी। ठीक है, भारत से व्यापार करने की छूट सभी ब्रिटिश व्यापारियों को दी गई। कहने का मतलब होता है, सीधे सीधे कहने की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 जो था ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 का चार्टर के नाम से जाना जाता है। पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र को संवैधानिक स्थिति की मान्यता दी गई थी। यह संवैधानिक जो ब्रिटिश भारतीय शासन था उसे जो था हमने संवैधानिक स्थिति में जो था परिभाषित किया था पहली बार यहाँ पर। दूसरी जो अगले 20 वर्ष के लिए बता रहे हैं, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अगले 20 वर्ष के लिए जो होता है कंपनी का एकाधिकार था। भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके। दो चीज़ याद करिए, पहले पॉइंट नोट कर लीजिए कि भारत में जो था कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर लिया गया, परंतु चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, बस इतना लिखना है, चाय के व्यापार को छोड़ करके सभी को समाप्त कर दिया। भारत में ब्रिटिश छूट सभी ब्रिटिश व्यापारियों को जो था दे दी गई थी। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, इसमें कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश काउंसिल की संप्रभुता का दावा किया। ये तो हमने पहले बता दिया था कि पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र को जता। इसको इस तरह से ना लिखिए, इस तरह लिखिए, इस पॉइंट को लिखिए, इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया था। भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश संवैधानिक स्थिति को जो होता है परिभाषित किया था। ठीक है, इस तरह लिखिएगा। इस अधिनियम में स्थानीय शासन के व्यक्तियों को कर लगाने और उन्हें भुगतान न करने पर दंडित किए जाने का अधिकार दिया गया।
1813 के चार्टर अधिनियम है, 1813 का चार्टर अधिनियम। कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो होता है 1813 के चार्टर अधिनियम में कि स्थानीय जो शासन शक्तियाँ थी, स्थानीय शासन शक्तियाँ थी, उस पर कर लगाने और भुगतान ना करने पर करने वालों को दंडित करने का भी अधिकार दे दिया गया। स्थानीय शासनों पर जो था कर लगाया गया, जो छोटे छोटे व्यापारी थे या जमींदार थे उन पर कर लगा दिया गया, और अगर कर नहीं देते थे तो उन्हें जो होता दंडित करने का भी अधिकार दे दिया गया था। कंपनी को जो होता शासन के 20 वर्षों के लिए जो होता क्या कर दिया गया और बढ़ा दिया गया। 1813 में हमने पहले बता दिया था 1793 से 1813 तक ले जो था 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। फिर जो था कंपनी ने 20 वर्षों के लिए अपनी क्या कर दिया और बढ़ा दिया। अब इसके बाद बढ़ाया कि नहीं, पूरे पे कब्जा करने की कोशिश कर ली। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड अर्थात नियंत्रण बोर्ड जो होता बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो तक की शक्तियाँ बढ़ा दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक और काम कर दिया गया कि भारत में इस अधिनियम में जो होता भारत में व्यक्तियों को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत में जो होता है जाने की अनुमति दे दी गई। यहाँ पर जो था इस भारत ने 1813 के तहत भारत में और ईसाई मिशनरियों को नैतिक और अपने धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत में जाना चाहते थे। ठीक है, जो ईसाई थे वो अपनी मिशनरियों के साथ नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ा, कहने का मतलब तो धर्म को प्रचार करने के लिए वो भारत में आना चाहते थे, अपने धार्मिक प्रचार करने के लिए, और जो था अपनी मिशनरी स्थापित करने के लिए भारत में आना चाहते थे। 1813 में जो होता है वो क्या करें, उनको जो था क्या कर दिया गया, दे दिया गया, छूट दे दिया। कहने का मतलब होता है कि इसमें जो था मिशनरी जो थे अर्थात ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में, नोट करेंगे इस पॉइंट को, नोट करेंगे, नोट करिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की शुरुआत, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की शुरुआत। ठीक है, नोट लगा देंगे। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने की शक्ति मिली। ठीक है, टैक्स लगाने की जो होता शक्ति मिली। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए निवेश करेगी। ठीक है, जो इस पर प्रावधान ये भी किया गया, जो कंपनी है वो भारतीय शिक्षा पर जो होता 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष निवेश करेगी, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो होता निवेश करेगी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रादेशिक राजस्व और व्यापारिक लाभ का नियंत्रण किया गया। इसमें कंपनी को क्षेत्रीय अर्थात टेरिटोरियल और व्यापारिक खातों को अलग अलग जो होता क्या कर दिया रखने का लिए कहा गया था। ठीक है, यह हुआ 1893 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। अब चलते हैं हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। आज इस अधिनियम को पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल संविधान में बताना पड़ेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट हेडिंग डालेंगे, भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे विलियम बेंटिंक। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंक। नोट करेंगे विलियम बेंटिंक। अब एक पॉइंट और भी नोट करेंगे, जो 1833 का चार्टर एक्ट जो होता है इसका एक और भी नाम इसे दिया जाता है, जरूरी नहीं होता कि एग्जाम में पूछा जाए, इसे सेंट हेलेना अधिनियम कहा जाता है। नोट करेंगे सेंट हेलेना अधिनियम, सेंट हेलेना अधिनियम, नोट करिए, इसे सेंट हेलेना अधिनियम कहा जाता। 1833 के चार्टर अधिनियम का नाम दिया जाता है सेंट हेलेना अधिनियम। नोट करेंगे सेंट हेलेना अधिनियम कहा जाता। ठीक है, यह एक्ट क्यों शुरू हुआ था? 1833 का चार्टर एक्ट किसका परिणाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ में पूछा जा सकता है कि 1833 का चार्टर अधिनियम जो पारित हुआ था ये किसका परिणाम था? तो बता दें कि यह एक्ट जो होता इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। नोट करेंगे ये जो होता है, ये जो होता क्रांति जो होता है इंग्लैंड में, नोट करेंगे, नोट करिए पॉइंट मैं बता रहा हूँ, नोट करिए, यह एक्ट इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था, औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, इस अधिनियम में केंद्रीकरण की दिशा एक अंतिम कदम था, क्योंकि प्रशासन के नए मॉडल के हेतु अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। इसे जो था अखिल भारतीय स्वरूप जो था प्रदान किया गया।
ठीक है। इसमें हो अगला क्या कहा जाता है, अभी पॉइंट मत लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ तो पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट आप लिखिएगा भी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश को वैध बना दिया गया, जो ब्रिटिश उपनिवेश था उसको दिया था वैध बना दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय से एक प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित हो गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो पहले एक व्यापारिक निकाय थी, बाद में जो था वो धीरे धीरे जो था प्रशासनिक निकाय में क्या हो गई, परिवर्तन हो गई। अब वो निर्णय लेने लगे ना, हर चीज़ में निर्णय लेने लगे। तो पहले व्यापार करने के लिए आए थे, अब जो था धीरे धीरे क्या कहे, प्रशासनिक में जो था नियंत्रण हो गए। इसके अंतर्गत जो होता अधिकार क्षेत्र को ब्रिटिश राजशाही और उनके अधिकारियों और जो वारिसों को विश्वास के अधीन रखा गया था। ठीक है, ब्रिटिश राजशाही और उनके अधिकारियों और वारिसों के विश्वास के क्या कर दिया गया, अधीन रखा गया था। दूसरी चीज हो गया चीन के साथ जो था, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर जो था कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। तो 1813 में आप देखे होंगे। फिर जो था 1833 के चार्टर अधिनियम में जो होता है ये एकाधिकार समाप्त कर दिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, चीन के साथ नीट को नोट करिए आप। पहला पॉइंट ऊपर का नोट करेंगे, नोट करिए, ईस्ट ब्रिटिश ने इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे लिखो, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया, उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया। फिर आप नोट कर सकते हैं चीन के साथ व्यापार, दूसरा पॉइंट नोट करिए, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब यहां देखेंगे गवर्नर जनरल, तीसरा पॉइंट भी नोट करेंगे, गवर्नर जनरल। ठीक है, लिखिए, गवर्नर जनरल भारत सरकार कहा गया या परिषद को जो था, देखिए गवर्नर जनरल को भारत सरकार कहा गया, नोट करेंगे, गवर्नर जनरल को भारत सरकार कहा गया, जो गवर्नर जनरल था उसे भारत सरकार कहा गया, और परिषद को भारत परिषद अर्थात इंडिया काउंसिल कहा गया, भारत परिषद अर्थात इंडिया काउंसिल कहा गया। ठीक है, इंडिया काउंसिल कहा गया, नोट करेंगे। देखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब वो जो होता था सीधे सीधे किसका, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब जो था वो क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और सभी नागरिकों सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई, सभी को जो था सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम पहले गवर्नर जनरल थे, नोट करेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, हाँ, लॉर्ड गवर्नर जो होते थे अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो होता था भारत के प्रथम अर्थात भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, भारत के पहले गवर्नर जनरल, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट जो होता है, क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे, जो पॉइंट इम्पोर्टेंट हम उसको बताते रहेंगे। गवर्नर जनरल को जो था संपूर्ण भारत के विधायी शक्तियाँ दी गई, बम्बई और मद्रास के गवर्नर को विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी गई। ठीक है, पहले जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ दी गई थी, ठीक है, उनको अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत जो था कानूनों को अधिनियम एक्ट कहा गया, इसी अधिनियम, ठीक, अब इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को जो था अधिनियम एक्ट कहा जाने लगा, जबकि पहले कानूनों को विनियमन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विनियमन कहा जाता था। ठीक है, अभी पॉइंट नहीं लिखेंगे, मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ तो अब आप लिखिएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल को काउंसिल ऑफ ब्रिटिश संसद में किसी भी कानून को संशोधित करने और निरस्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में किसी भी कानून को संशोधित करने गवर्नर जनरल कर सकता था, या निरस्त करने या बदलने का भी जो होता क्या कर दिया गया, अधिकार उसको दे दिया गया। क्या कर दिया, अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट ये लिख लीजिए, इसमें सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया, हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध में इसे अस्वीकार कर दिया गया। नोट करिए, हम बता रहे हैं, नोट करिए। इसमें इस एक्ट में लिखो, इस एक्ट के तहत पहली बार
सरकार का ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। नोट करिए, इस एक्ट के तहत पहली बार सरकार का, ठीक है, पहली बार सरकार का ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण, ठीक है। दूसरी चीज नोट करिए, भारत के गवर्नर जनरल को समूचे ब्रिटिश भारत में विधायी असीमित अधिकार मिले। विधायी असीमित अधिकार, असीमित मतलब कोई सीमा ना हो, ठीक है, विधायी असीमित अधिकार मिले। वहीं मद्रास, नोट करते रहिए, वहीं मद्रास बम्बई के गवर्नर को विधायिका की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नर के विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया है, विधायिका शक्तियां समाप्त कर दिया गया। नोट करिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के नियुक्त की गई। गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्यों की नियुक्ति की गई। नोट करिए, विधि सदस्यों की नियुक्ति की गई। क्वेश्चन लिखिए, मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, समीक्षा में, पीसीएस में, कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अभी जल्दी पूछा गया था समीक्षा में, पीसीएस में, मैकाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में आप मत कहिएगा कि सरकार जो होता है पेपर बहुत हार्ड बना दी। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए, तो कुछ भी कठिन नहीं है। आप अब वो चीज़ें छोड़ दीजिए जो फैक्ट पूछा जाता था, ठीक है। अभी जो होता घटना चक्र के पूर्वावलोकन जो किताबें आती हैं, उसमें से लड़के बताए क्वेश्चन नहीं आया था। हमने क्वेश्चन देखा तो उसमें जो होता बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब वो पूछने का तरीका अपना बदल दिया। अब वो फैक्ट और रटने की बात तो है नहीं। अब यहाँ हम बता रहे हैं जो अलग तरीके बता रहे हैं, तो यहाँ पर नोट्स अगर आप बनाएंगे तो कितना भी तरीका गलत हो उससे कोई मतलब नहीं होता। लिखिए, मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे और कुल 4 सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या 4 थी। नोट करेंगे, कुल सदस्यों की संख्या 4 थी। इसी में लिखेंगे, शिक्षा में ड्रेन थ्योरी की शुरुआत हुई थी। नोट करिए, शिक्षा में ड्रेन थ्योरी की शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ये, शिक्षा में ड्रेन थ्योरी की शुरुआत, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, देखिए अगला पॉइंट क्या है। अब इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको एकदम सिंपल तरीके से, अगला पॉइंट कहता है कि सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध अर्थात संहिताबद्ध करके भारतीय विधि आयोग 1834 की स्थापना की गई और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। प्रथम विधि आयोग के लॉर्ड मैकाले थे। विधि आप जान के कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले से। नोट करेंगे, भारत में, नोट करिए, भारत में इसी अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा अर्थात दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया। नोट करें, विधि के विरुद्ध घोषित किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन अर्थात विधि के विरुद्ध घोषित किया किसके समय, नोट कर लीजिए कोष्टक में, लॉर्ड बेंटिंग। नोट करेंगे, लॉर्ड बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड बेंटिंग। दूसरा नोट करिए, गवर्नर जनरल को, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। पूरे भारत का, इसका मतलब होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, जब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनेगा तो पूरे भारत का वित्तीय बजट उसको देना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा ना, कि राजस्व अगर पूरे भारत का वसूल रहा है तो उसको बताना पड़ेगा पूरे भारत का। तो इस पॉइंट को एक पॉइंट बनता है कि लिखे, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश हेतु एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिल गया। नोट करिए, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश हेतु एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिल गया, ठीक है। आगे लास्ट पॉइंट, सती प्रथा, दास प्रथा की समाप्ति इसी प्रावधान के द्वारा की गई थी, ठीक है, इसी अधिनियम में की गई थी। नोट करेंगे, सती प्रथा और दास प्रथा की समाप्ति इसी प्रावधान के द्वारा की गई थी। 1833 इसी प्रावधान के द्वारा की गई थी।
ठीक है, ये 1833 में इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इतने पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब हम चलते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, हेडिंग डालेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम, हेडिंग डालते लिखते रहेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। आप चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप समीक्षा का एग्ज़ाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट्स बनाएंगे अच्छे से, इस बार जो था कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे नोट्स जो होते हैं इसमें हम बनाएंगे, जो आप अधिनियम तो पढ़ेंगे पीडीएफ में, लेकिन इससे अधिनियम से बहुत हट करके हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो हट करके मतलब हो जाएगा कि इस पॉइंट को अगर आप समझ नहीं चाहेंगे तो एक सरल तरीका भी हमारे पास है, हम सरल तरीके से आपको बताते रहेंगे, आप नोट्स बनाते रहिएगा, आप क्वेश्चन जो होता है लिखते रहिएगा, ठीक है। और देखेंगे अब तो स्किप करके हम लोग बहुत तेज़ी से चल रहे थे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट देखते थे, 1.2 पॉइंट 1.5 पॉइंट पे चले जाते थे, अपनी स्पीड को बढ़ा लेते थे। लेकिन अब पढ़ने का समय है, अब स्पीड बढ़ाने का समय नहीं है, ठीक है। अगर अब स्पीड बढ़ाएंगे तो सारी बातें समझ नहीं पाएंगे, फिर हमारा दोस्त नहीं है, नहीं तो आपको संविधान में एक अच्छा ज्ञाता बना देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे, आप जो समझने वाले समझेंगे। 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, लॉर्ड डलहौजी। नोट करेंगे पहला पॉइंट, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। इस अधिनियम के पहले 1852 में जो था, 1853 नहीं 1852 में जो होता है सेलेक्ट, नोट करेंगे 1852 में सेलेक्ट कमेटी ऑन इंक्वायरी, सेलेक्ट नोट करेंगे, अच्छा लिख दे रहे हैं, सेलेक्ट कमेटी ऑन इंक्वायरी, लिखते रहिएगा इंक्वायरी, नोट करिए, सेलेक्ट ऑन कमेटी इंक्वायरी, ठीक है। रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को लाया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम किसके अनुसार लाया गया, तो अगर पूछा जा सकता है 1853 का चार्टर अधिनियम जो होता है किस एक्ट के तहत लाया गया, तो आपको बताना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा कि 1852 में सेलेक्ट कमिटी ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को क्या कर दिया गया, लाया गया था, इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम को लाया गया तो पहली चीज का उद्देश्य क्या होगा, इस एक्ट में जो होता है भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। नोट करिए, दूसरा पॉइंट इसमें नोट करिए, इस एक्ट के तहत, नोट करिए 1853 चार्टर अधिनियम में, नोट करिए इस एक्ट के तहत भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत, अर्थात संसदीय प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक है। भारत में संसदीय प्रणाली के शुरुआत का जो होता है प्रतीक माना जाता है, ठीक है। संसदीय प्रणाली के शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। नोट कर लेंगे, संसदीय हो गया, प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अब इसमें देखेंगे अगला पॉइंट है, अच्छा इसका लाने के दो कारण थे, इस एक्ट के लाने के दो कारण सबसे मुख्य थे 1853 का चार्टर अधिनियम में, लिखेंगे इसमें, इसके लाने के दो कारण थे। पहला कारण क्या था, अब इस एक्ट में नहीं, किसी भी किताब में अधिनियम पढ़ेंगे नहीं लिखा रहेगा, वो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इस 1853 का चार्टर एक्ट लाने का अधिनियम के दो कारण थे। पहला था कि राजा राम मोहन राय जो होते थे इंग्लैंड की यात्रा, नोट करेंगे, पहला कारण था, नोट कर लीजिए, इस अधिनियम अर्थात इस एक्ट के लाने के दो कारण थे, दो कारण थे। पहला लिखेंगे राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड की यात्रा, राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड की यात्रा, एवं बॉम्बे और मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा सरकार पर दबाव। नोट करेंगे राजा राम मोहन राय, फिर दूसरा पॉइंट नोट करेंगे बॉम्बे और मद्रास के नेटिव एसोसिएशन के द्वारा सरकार पर दबाव, एसोसिएशन के द्वारा सरकार पर दबाव, ठीक है। सभी को फ्री कोचिंग मिलेगी, कोई ऐप पढ़ने के लेने खरीदने की ज़रूरत नहीं। पीसीएस प्रीलिम्स की पूरी जो होता है, जब तक प्रीलिम्स हो ना जाए 2025 का, अब मेंस का तो हम रिटर्न देते हैं, मेंस का हम जो होता है प्रैक्टिस करा रहे हैं,
तो वहाँ पे मेंस का प्रैक्टिस कराएंगे। प्रीलिम्स का पूरा जो होता है एक भी क्वेश्चन नहीं, और एक अच्छे तरीके से आपको 100% अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनवाएंगे, एक अच्छे तरह पूरे कोर्स फ्री में पढ़ाएंगे, कोई चार्ज नहीं, 1 रुपये भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है, 1 रुपये भी चार्ज नहीं होगा, सारे कोर्स आपको फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है, एकदम पढ़ते रहिए बस, ठीक है, सारे सब्जेक्ट को फ्री में पढ़ाएंगे। हो गया, दोनों पॉइंट हो गए। इस समय गवर्नर जनरल हमने बताया डलहौजी था, ठीक है, डलहौजी था। अब अगले पॉइंट में इस पे देखते हैं कि इस अधिनियम द्वारा 1793-1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अनेक चार्टर अधिनियम अंतिम जो था अंतिम अधिनियम था, ठीक है, अंतिम अधिनियम था, इसको नोट नहीं करना था। इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल को काउंसिल विधायी और कार्यकारी शक्तियों को अलग कर दिया गया। नोट करेंगे, इस अधिनियम में जो था पहली बार जो गवर्नर काउंसिल की विधायी शक्तियाँ थी, ठीक है, विधायी शक्तियाँ थी, कहने का मतलब होता है गवर्नर जनरल परिषद की विधायी, हमारे पॉइंट नोट करिए, आप इसको नोट नहीं कर पा रहे तो हम बोल रहे हैं उसको नोट कर लिखिए। गवर्नर जनरल नोट करेंगे, गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया, ठीक है, विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया, नोट कर लीजिए, ठीक है, अलग किया गया। आगे चलेंगे इसमें, हाँ आगे पॉइंट पढ़ते हैं, देखेंगे। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अस्थाई प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, ठीक है, अस्थाई प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। हमने बताया कि संसदीय प्रणाली की शुरुआत पहली बार हुई थी। इस परिषद में जो था 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जिन्हें विधान परिषद कहा गया, जिन्हें क्या कहा गया, विधान परिषद कहा गया। और परिषदों की संख्या टोटल कितनी रखी गई थी, 22। नोट कर लीजिए, नोट करिए, पहली बार भारतीय विधान परिषद में अस्थाई प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, अस्थाई प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर इस पर नहीं नोट करना चाहते तो हमारी नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की में अस्थाई प्रतिनिधित्व शुरू हुआ, इस तरह से भी लिख सकते हैं, अस्थाई प्रतिनिधित्व शुरू हुआ। इसके लिए नोट करिए, इसके लिए शुरू हुआ, इसके लिए 6 नए सदस्यों में से 4 को बंगाल, लिखिए 4 को बंगाल, 6 सदस्यों में से 4 को बंगाल, मद्रास, बम्बई, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा चुना गया था, आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा चुना गया था, प्रांतीय सरकारों द्वारा चुना गया था। हो गया। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 12 थी, ठीक है। अब देखेंगे 12 कब थी, थोड़ा से, जब निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्यों की संख्या जो 24 थी वो घट करके 18 कर दी गई, जिनमें से 6 लोगों को जो था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नामित कर दिया गया था, अभी बताया हमने। तो 18 में से 6 चले गए तो घट के कितनी रह गई थी, 12 रह गई थी, ठीक है, 12 रह गई थी। अब देखेंगे परिषद की विधायी शाखा को जो था मिनी संसद के रूप में कार्य करती थी, जो परिषद जो थी इसकी विधायी शाखा जो थी मिनी, आप लिख सकते हैं परिषद की जो विधायी शाखा थी मिनी संसद के रूप में कार्य करती थी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनी संसद की चर्चा जो था किस संवैधानिक, किस अधिनियम में किया गया है, किस एक्ट में किया गया था, 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम। नोट करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम में मिनी संसद की बात कहेगी, मिनी संसद की बात कहेगी, नोट करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल सेवकों के लिए जो था, सिविल सेवकों के लिए भर्ती खुली प्रतियोगिता की प्रणाली की शुरुआत की गई। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है कि सिविल सेवा के चयन के लिए अब भर्ती के लिए जो था अब खुली प्रतियोगिता की जो था प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रासंविदा सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई। 1854 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। 1854 में सिविल सेवका को चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है।
प्रासंविदा सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रासंविदा सिविल सेवा भारतीयों के लिए जो था खोल दी गई। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा सब पूछा गया, खोल दी गई। विधि, ठीक है, खोल दी गई। वर्ष 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसमें बताया गया कि विधि सदस्य को मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य दर्जा दिया गया। विधि जो सदस्य थे उनको जो था मतदान के लिए जो था अधिकार के लिए पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था। अब नोट करेंगे पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था, इसमें आप नोट करिए एक पॉइंट और, क्वेश्चन पूछा गया था समीक्षा अधिकारी में, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इस 11 फरवरी को पूछा गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग अर्थात PWD की स्थापना किस अधिनियम में की गई थी? यही 1853, नोट करेंगे 1853 चार्टर एक्ट जो 11 फरवरी को पूछा गया था। एक भी को हमने कहा कि जरूरी नहीं PDF में जो बताया जाए लिखा जाए वही होगा, हम आपको अलग से बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखिए, नोट करिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, क्वेश्चन लिखेंगे PWD की स्थापना, PWD की भी स्थापना जो होता है 1853 चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपका ब्रिटिश कंपनी के शासन जो होता समाप्त हो गया। ब्रिटिश कंपनी जो होती थी इसके शासन का समाप्त। अब आपको शुरू जो होगा वो काल का शासन शुरू होगा, अर्थात यहाँ पर जो होता है ताज का शासन शुरू हो जाएगा। ताज का शासन या कह सकते हैं ये क्राउन का शासन कह सकते हैं, ताज का शासन कह सकते हैं या क्राउन का शासन जो होता कह सकते हैं 1858 से लेकर के 1947। इसमें जो था कुछ नए चीज़ें हम इसमें जोड़ेंगे, तब हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये PDF तो ज़रूर है हमारे पास, तो कुछ नए चीज़ें जो होता जोड़ेंगे, क्योंकि बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि UPPCS में बदलाव जो होता हुआ है, तो हमें कुछ पॉइंट जो इसमें जो मेन पॉइंट तो रखे गए थे, ठीक है, लेकिन अब हमको भी थोड़ा सा बदलाव करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम में जो होता है इसमें ब्रिटिश शक्तियाँ राजशाही कौन कौन सी सौंपी गई थी इनके बारे में, और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रतिनिधि कब बनाया था इनके बारे में, इसमें भी कुछ शब्द निकाले जाएंगे और इस पर रिसर्च करके आपको जो होता है कल क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक कैसा रहा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।